राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टॉपिक की। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 जो एग्ज़ाम कब हुआ है, जो कि एग्ज़ाम 18 नवंबर को आयोजित किया गया है। ये सारे के सारे सेम टू सेम पैटर्न भी जो फॉलो करेंगे किसमें, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। यही सारे पैटर्न, जो इस प्रकार के ही पैटर्न बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और हम बात करेंगे आज जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी होंगे उसको छोड़ के बाकी 2 नंबर 3 नंबर का जो भी प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव में, सारे के सारे हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा उसको देखने में परेशानी होता है। तो हम कम समय में 100% श्योरिटी के साथ हम एनालिसिस करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन में डॉट लगे ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। और जो भी डॉट लगे वीडियो, और हमारे वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सारे के सारे वीडियो के नीचे में दिया गया है। और ये क्वेश्चंस का पेपर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम में यह क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और सभी क्वेश्चनों का हम बराबर जो है एनालिसिस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम जितने भी क्वेश्चन प्रश्न बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे हूबहू एग्जाम में आ चुके हैं, और आगे भी प्रयास रहेंगे कि एग्जाम में आने की संभावना बनी रहे। चलिए हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अपना घर जो प्रायः किससे बनाते थे, यानी कि हम बात करते तो पक्की ईंटों के बनाते थे, पक्की ईंटों। और बात कर लेते हैं वहाँ पे सिंधु घाटी के लोग जो है पक्की ईंटों का खास करके प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी के लोग नगरों में विकास यानी कि निवास करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहे जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। काफ़ी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। और कैसे लोग रहते थे, नगरों में विकास करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है कृषि पर आश्रित रहते थे, यानी कि कृषि करते थे, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। याद रखना, कभी कभी किस भाषा में पूछ लेता है, किस भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो सिंधी भाषा में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लोथल किस नदी के किनारे है। लोथल की बात करें तो यह किस नदी के किनारे है, लोथल जो है यह भोगबा नदी के किनारे। कहाँ पे, भोगबा नदी के किनारे। भोगबा की बात करें तो यह भोगबा नदी के किनारे है। और लोथल की बात करें तो यह कहाँ में स्थित है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, याद रखना है। वही बात करते हैं रावी, रावी की बात करते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और यह हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में पड़ता है, और रावी नदी के किनारे है स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं लोथल कहाँ में किस राज्य में स्थित है, लोथल गुजरात में है, ये याद रखना, गुजरात हो जाते हैं, लोथल गुजरात। वही बात करते हैं कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा राजस्थान हो जाते हैं। वही बात करें रोपड़, रोपड़ कहाँ पड़ते हैं, रोपड़ पंजाब में पड़ते हैं, कहाँ पे, पंजाब में, ये याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ये क्वेश्चन भी आगे हम पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं। कांस्य युगीन सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता, ये याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। वही बात करते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन की बात करते हैं रखालदास बनर्जी ने कब किया था, 1922 में किया था, 1922 में। अब वही बात करते हैं दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था कब, 1921 में, ये भी याद रखने हैं। आर एस बिष्ट की बात करें तो यह एक कौन था, यह एक बात कर लेते हैं महान पुरातत्वविद था। कौन था, आर एस बिष्ट एक महान पुरातत्वविद था। अब कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, कनिष्क का राजरोहण की बात करें तो 78 ईस्वी में हुआ था। अब माना जाता है कि कनिष्क के यानी कि इसी के समय में शक संवत आरंभ की तिथि शुरुआत हुई थी, यानी शक संवत की आरंभ जो है 1978 से ही हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना की अगर हम बात करें तो रियल में बात करते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। किसने, अजातशत्रु ने। और यह हर्यक वंश के
वंश से संबंध शासक था कौन? हर्यक वंश के शासक था कौन? अजातशत्रु। इसी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं उदयन की। उदयन क्या था? उदयन अजातशत्रु का बेटा था। कौन था? अजातशत्रु का ये पुत्र था। कौन? पुत्र। ये ध्यान रखने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पटना की, तो पटना खूब पूछा जाता है। पटना की नदी के संगम पर बसा है। पटना है तो ये 3 नदियों के संगम पर बसा है। ऐसे कर बात कर लेते हैं पटना, गंगा, सोन और पुनपुन। ऐसे घाघरा भी मिलते हैं, गंडक भी मिलते हैं। यानी कि मूल रूप से अगर हम बात करें तो पटना जो है गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की अगर हम बात करें तो ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। बहुत सारे इसका सारा क्वेश्चन हम चर्चा किए हैं A to Z। पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 हो जाता है। और वेद की बात करें तो वेद की संख्या कितना है? 4 है। और वेदांग पूछे तो वेदांग की संख्या 6 है। और उपनिषद की बात करें, उपनिषद की संख्या कितने होते हैं? उपनिषद 108 है। ठीक है। और वही बात करते हैं कि महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत युद्ध भी 18 दिन चला था। और पुराणों की संख्या की बात करें तो ये भी पुराणों की संख्या भी 18 है। ये ध्यान रखना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, इसको याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? अर्थशास्त्र की बात करें तो यह किस राजवंश के बारे में बताता है? मौर्य राजवंश यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम बोले या मौर्य बोले, एक ही बात होता है। चंद्रगुप्त मौर्य या प्रथम के बारे में बताता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो शासक की बात करें तो अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया है। देव नाम प्रिय कहा गया है। अशोक के अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक को प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय भी कहा गया है। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कौटिल्य की रचना। कौटिल्य की रचना है, तो कौटिल्य की रचना की बात करते हैं, ये कौन सा है? अर्थशास्त्र है। कौन सा? अर्थशास्त्र। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। मेघदूत के यानी कि मालविकाग्नि मित्र के रचयिता और मेघदूत की दोनों का दोनों कौन है? कालिदास है। इन दोनों का रचयिता कालिदास है। ये ध्यान रखना। अब बात करें प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? यह हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। याद रखने हैं। और बाण भट्ट की अगर हम बात करें तो इसका बाण भट्ट की रचना कौन कौन सी है? तो हर्षचरित, कादम्बरी। ये बाण भट्ट की रचना किसका? हर्षचरित और कादम्बरी। और अगर पतंजलि की बात करें तो योग सूत्र यानी कि योग का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। याद रखना। कालिदास का रचना ये दोनों कौन सा है? मेघदूत और मालविकाग्नि मित्र। ये दोनों कालिदास की रचना है, ए और सी। अब बात करते हैं राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? प्राचीन भारत में नवरत्न की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहे या विक्रमादित्य कहे, दोनों एक ही हो जाता है। तो इसके दरबार में रहते थे। अगर वहीं पूछे मुगल काल में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? मुगल काल में बात करें तो अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। अकबर, अकबर। ठीक है, याद रखना। अगर वही पूछे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, शिवाजी। याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? अगर महाभारत पूछे और रामायण पूछे, दोनों की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में था। ध्यान रखना है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो 18 दिन चला था। ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नालंदा किस राज्य में स्थित है? ये कितने स्टूडेंट ने गलती कर बैठा? ये बी यानी कि बी मारने की वजह सी मार दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होगा। बात करते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हम बात करें तो महावीर का इसका जन्म की बात करें तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। इसका राइट आंसर ये हो गया। कब हुआ था? तो 468 ईसा यानी कि इसका जन्म की बात करें तो जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ये याद रखना है। और महावीर की बात करें तो ये जैन धर्म के कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। 24वें क्रम के थे और अंतिम था। 24वां और अंतिम था। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर गौतम बुद्ध का जन्म पूछे कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। लुम्बिनी।
लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। नेपाल में पड़ता है, वर्तमान में अब नेपाल में है लुम्बिनी नामक गांव, यहीं पे जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश की बात करें तो सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पूछे, सर्वाधिक कहे तो श्रावस्ती, ऐसे याद रखना, ट्रिक पे आता है, श्रावस्ती में दिया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप ये अशोक ने करवाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संलेखन की प्रथा किस धर्म से संबंधित है। संलेखन की धर्म किस धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ये जैन धर्म से संबंधित था संलेखन, ये याद रखना है। बौद्ध धर्म नहीं होगा, ये याद रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं बौद्ध संगीति किस वर्ष में किस शासक के काल में थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कहाँ पे हुआ था, तो ये प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, गिरी में हुआ था। द्वितीय की बात करते हैं वैशाली में हुआ था, और तृतीय की बात करें पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ये ध्यान रखना। तीसरा कश्मीर यानी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ये याद रखना। पहला राजगिरी में, प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। अब बात करते हैं कि शासक काल की अगर हम बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुआ था, अजातशत्रु में। दूसरा बौद्ध संगीति की बात करें कालाशोक में, और तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में था, अशोक के। और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। पहला कौन था भाग, हीनयान था, हीनयान भाग, और दूसरा बात करें तो महायान में बट गया था, ये याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारे से, हम जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन का हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, जितना ज़्यादा देखें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। यानी कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश है लगभग में बौद्ध धर्म प्रचार हो गया था, लेकिन ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप नहीं गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं हीनयान महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, ये हम चर्चा कर चुके हैं, याद रखना। शुद्ध पिटक संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये याद रखना है, भारत का नेपोलियन। अब बात करते हैं धम्म महामात्रव को किसने नियुक्त किया था, तो धम्म महामात्रव की बात करते हैं अशोक ने नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं जीवक यानी कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक वैद्य की अगर हम बात करें तो इसको विस्तार से हम बात करें तो इसके जीवक के बारे में, तो यह हर्यक वंश के काल में जो है जीवक वैद्य था, ये ध्यान रखना, हर्यक वंश के शासनकाल में। अब वही बात करें जीवक वैद्य बिंबिसार और बुद्ध के वैद्य थे। जीवक कौन था, बिंबिसार के और महात्मा बुद्ध के दोनों के वैद्य थे, कौन, वैद्य, ये याद रखना है, चिकित्सक यानी कि वैद्य, ये ध्यान रखना है। और किस वंश के थे, हर्यक वंश के काल में थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की बात करते तो यह भारत के किस शासक के समय में भारत आया था, भारत में, तो बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय में पूरा हुआ था। अगर पूरा की बात करें तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका नींव किसने डाला था, यानी कि पूछे कुतुब मीनार का निर्माण कार का नींव किसने डाला या कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ये याद रखना। लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें आईने अकबरी की रचना किसने किया था, तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था, ये याद रखना। अब पूछा गया आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था। भाग की बात करें तो कितनों ने, तो 4 कर दिया गया, ये तो गलत हो जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ इसका आंसर जब सर्च किए तो इसका राइट आंसर 5 निकल गया, यानी कि 5 भागों में विभक्त था, जिसमें से एक भाग आईने अकबरी था। अब बात करते हैं अकबर का कार्यकाल था। अकबर की कार्यकाल की बात करते हैं 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। और इसके यानी कि इसमें जो है हिंदी का स्वरयुग इसके का
शासनकाल में हिंदी को बढ़ावा मिला था, इसीलिए इसे हिंदी का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। और मुगल शासकों में से सबसे मूर्ख शासक था और महान भी था। इसने अच्छी तरीके से अपने राज को चलाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें इलाही सिक्का। इलाही सिक्का किस धातु से संबंधित है? इलाही सिक्का की अगर हम बात करें, इलाही सिक्का बोले या संसब सिक्का बोले, कौन सा? संसब, ऐसे संसब, दोनों किस धातु के बने थे? ये दोनों दोनों सोने के बने थे। किसका? सोने के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब वही बात कर लेते हैं, तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। क्या? दाम, तांबे का, ये याद रखना। तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। और इलाही और संसब सिक्का की बात करते हैं, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, याद रखना। अकबर, ये ध्यान रखना, अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तंबाकू में, भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? भारत में तंबाकू की बात करें तो यह किसके द्वारा लाया गया था? यह पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था अकबर के समय में। अकबर ने ही तंबाकू की खेती को बढ़ावा दिया था और इसी के अकबर के समय में ही सर्वप्रथम तंबाकू खेती प्रारंभ हुआ था। लेकिन तंबाकू खेती पर बैन कौन लगाया था? यानी कि बंद कर दिया था। तंबाकू की खेती पर बैन लगाया था, यानी कि बंद कर दिया था। कौन? जहांगीर ने किया था। किसने? जहांगीर ने, याद रखना। खूब पूछे जाते हैं, अकबर ने आदत लगाया और जहांगीर ने तंबाकू का आदत छुड़ा दिया, ये ध्यान रखना। बात करें शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया था? शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन की बात करें तो 1540 में स्थापित किया था। शेरशाह सूरी का शासनकाल की बात करें तो 1540 से 1545 तक था, ये ध्यान रखना। वहीं बात करते हैं अब, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो यह कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो याद रखना। अब पूछे, अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो सेकेंड लड़ाई पानीपत की अगर हम बात करते हैं, ये कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर विजयी हो गया था, यानी कि जीत गया था। अब बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो यह 1761 में हुआ था। कब? 1761 में। इसमें बात कर लेते हैं किसमें, मतलब अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली था और सदाशिवराव था। सदाशिवराव भाऊ था मराठा शासक, यानी कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जीता था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट की, चौसाक का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसाक का युद्ध की बात करें तो 1539 में लड़ा गया था। लेकिन अगर कन्नौज की लड़ाई पूछे तो कब हुआ था? कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ा गया था, ये ध्यान रखें। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें, कामरान किसका छोटा भाई था? कामरान की बात करें तो यह जो था बाबर का पुत्र था। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बाबर का पुत्र था। कामरान बाबर का पुत्र था और हुमायूं का बड़ा भाई था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें तो यह, इसमें जो परास्त होना पड़ा था किसको? इसमें जो परास्त होना पड़ा था महाराणा प्रताप को। किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो कभी पूछ जाता है, ईस्वी भी पूछ सकता है। 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें कि जीत हुआ था किसका? मतलब अकबर ने जीता था, महाराणा प्रताप हार गया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें, मेहरुनिसा किसका नाम है? मेहरुनिसा की बात करते हैं, नूरजहाँ की नाम है, ये याद रखना। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी और इसी का मेहरुनिसा नाम था। और मुमताज महल की वास्तविक नाम पूछे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम इसका वास्तविक नाम था। मुमताज महल की, ये याद रखना। काफ़ी पूछे जाते हैं सवाल ऐसे, आपको बता दिए, तो पूछे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासक किया था? विजयनगर साम्राज्य में बात करते हैं, कुल 4 वंशों ने शासक किया। कौन कौन से वंश था यहाँ पे देख लीजिए। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? कृष्णदेव राय की बात करते हैं
ये तुलुप वंश से संबंधित था। यही है विजयनगर की शासन। क्रम वाइज से देख लें तो पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालूप वंश, तीसरा था तुलुप वंश और चौथा था अराबिडू वंश। यही चारों वंश जो है विजयनगर में शासन किया था। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करते हैं राइट आंसर, अगर हम बात करते हैं तुलुप वंश कृष्णदेव राय से संबंधित था, ये याद रखना, इसका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा था, ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें अफनासी निकेतन किस देश की यात्रा यानी कि यात्री था। निकेतन की बात करते हैं, यह किस देश का यात्री था, ये याद रखना निकेतन के। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, यह जो था रूस का यात्री था। कहाँ का? रूस का। अफनासी निकेतन जो है बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड, बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह थर्ड यानी कि तीसरे के दरबार में कब आया था? 1469 ईस्वी में आया था। 1469 ईस्वी में भारत आया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने प्रारंभ किया था, बी हो जाएगा। स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? भगवान विष्णु की। यह बात कर लेते हैं। अंडाल जो था 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला संत थी, एकमात्र महिला संत थी जो कि विष्णु के उपासक थे, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कबीर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म जो है विवादित है, लेकिन बड़े बड़े बुक या सब में विवादित ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 1425 ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर सी ही मार दीजिए क्योंकि ऑप्शन हिसाब से ठीक है, लेकिन कबीर का जन्म विवादित है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के थे? नामदेव की बात करते हैं, यह किस राज्य के थे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हम बात कर लेते हैं फिर से इसको, यानी कि 52 की फिर से बात करें, कबीर का जन्म की बात करें, ये 1425 नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1398 में है, लेकिन विवादित है। क्या है? विवादित, इसको याद रखना है। कबीर का जन्म विवादित है, याद रखना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि सिख गुरु के बारे में। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। कौन से? 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक भी थे। कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु भी थे। अब बात करते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे की बात करते हैं गुरु अंगद थे। तीसरे की बात करें तो अमरदास थे। चौथे गुरु की बात करते हैं रामदास थे। अब 5वें गुरु की बात करें तो ये अर्जुन देव थे। छठे गुरु की बात करें तो हरगोविंद थे। और 7वां हरकिशन थे। और 8वां यानी कि 7वां की बात करें तो हर राय, 7वां की बात करें हर राय थे। और 8वां की बात करें तो हरकिशन थे। किशन लग जाएगा। और 9वें गुरु की बात करें गुरु तेग बहादुर थे। और 10वां गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वां थे, ये याद रखना है। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के नाम की बात करें, नामदेव किस राज्य से संबंधित थे? तो नामदेव की बात करते हैं महाराष्ट्र थे। महाराष्ट्र के कौन कौन संत थे? नामदेव थे, ज्ञानदेव थे। नामदेव, ज्ञानदेव, याद रखना है, नामदेव, ज्ञानदेव और क्या था? एकनाथ और तुकाराम, एकनाथ और तुकाराम, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। अमीर खुसरो की बात करें किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो की बात करती है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने भी बताया था ये, लेकिन गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में बात करते हैं उपदेश कबीर के उपदेश जो है संग्रहित है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? अलबरूनी की अगर यात्रा वृत्तांत की अगर हम बात करें तो ये किसका हो जाएगा? अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तहकीक ए हिंद जो है अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत है। अगर बी की पूछे तो किताब उल रहला किसका पुस्तक है? किताब उल रहला जो है इब्न बतूता की है। किसकी? इब्न बतूता, याद रखना, इब्न बतूता की किताब उल रहला है यात्रा वृत्तांत। और इंडिका पूछे तो मेगास्थनीज की है, याद रखना, मेगास्थनीज।
और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये जो है किसका है, यह बर्नियर की है। किसका, बर्नियर, ऐसे याद रखना, बर्नियर, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मार्को पोलो किस देश के निवासी थे। मार्को पोलो इटली के निवासी थे। कहाँ के, इटली के निवासी थे। ये ध्यान ध्यान रखना है, जो पाउंड साम्राज्य की यात्रा पर आया था। किसके, पाउंड साम्राज्य की यात्रा पर आने वाले मार्को पोलो इटली निवासी थे, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की बात करें तो यह जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यूनान का राजदूत था। कौन था, मेगास्थनीज एक यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था। फ्रांसवा बर्नियर की अगर हम बात करते हैं, यह पेशे से क्या था, यात्री था। कौन सा, यात्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस की बात करें, जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में भारत आया था, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट की, यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है। तो ये ह्वेनसांग को कहा जाता है, जो कि 629 में भारत आया था। 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 में भारत से गया था। यानी कि कभी कभी 30 भी लिख देता है, 29 की जगह पे 30 भी लिख देता है, याद रखना। ये 29 नहीं आया, कभी 629, यानी कि 629 के लास्ट में आया था, 645 में गया था। यानी 15 साल भारत में रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया था ह्वेनसांग ने। किसके समय होता है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय में, हर्षवर्धन उस समय का शासक था, 629 से 45 तक में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय की बात करें तो पुर्तगाली था। कब आया था, 1498 में भारत आया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, डच कब आया था। डच 1602 में भारत आया था। और ब्रिटिश की बात करें 1600 में भारत आया था, 1600 में। अब वहीं बात करते हैं फ्रांसीसी 1664 में भारत आया था। और स्वीडिश की बात करें, स्वीडिश स्वीडिश जो है ये 1761 में भारत आया था। कब, 1761 में। ये याद रखना, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कोई पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अभी तुरंत चर्चा हुआ है, 1600 में हुआ था। अब बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू था। अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था, 1793 में, ये याद रखना। अब बात करें फ्रांसीसी बुकानन कौन था। फ्रांसीसी बुकानन की अगर हम बात करें, यह जो था पेशे से एक सर्वेक्षक था। कौन था, सॉरी, इसमें जो हम सैनिक बताए थे, लेकिन सैनिक नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक पेशे से सर्वेक्षक था, ये याद रखना है, बुकानन। अब वही बात करते हैं, सर्वेक्षक भी था, चिकित्सक भी था, वनस्पति शास्त्री भी था, ये याद रखना। अब ये बात करते हैं भारत में कब आया था, 1794 से लेकर भारत में रहा था, 1794 से 1815 के बीच जो है भारत में रहे थे, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। दक्कन दंगा आयोग का गठन की बात करें तो यह आयोग का गठन कब हुआ था, 1875 में गठित हुआ था। और यह महाराष्ट्र के किसानों का आंदोलन था। यह महाराष्ट्र के किसानों का आंदोलन कौन था, दक्कन दंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था, जो कि 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, ये याद रखना है। और बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था, मुंडा विद्रोह का नेता। और यह मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी की युद्ध की बात करें 1757 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी की युद्ध की बात करें तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब बात करते हैं किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना था। हम बात कर लेते हैं, यह तो पानीपत की पहली लड़ाई होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और खानवा की युद्ध ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह हुआ था बाबर के समय, ये भी बाबर के समय में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अकबर के समय में। अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की तो ये उत्तराधिकार का युद्ध हो जाएगा, ये याद रखना है। उत्तराधिकार के युद्ध यानी कि सामूगढ़ का युद्ध, ये याद रखना, इसी समय में हुआ था। और किनके बीच हुआ था, हम बात करते हैं सामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ के चारों बेटे के बीच हुआ था। शाहजहाँ के चारों बेटे जो सत्ता के लिए लड़ रहे थे उनके बीच और औरंगजेब के साथ हुआ था, जिसमें कि औरंगजेब का विजय हुआ था।
उत्तराधिकार का युद्ध, उसी को क्या कहते हैं, सामूगढ़ और उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सहायक संधि किसने लागू किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, ये याद रखना है। कब लागू किया था, 1798 से 1805 के बीच में लागू किया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की डाक अधिनियम कब पारित हुआ। डाक अधिनियम की बात करते तो 1854 में लागू किया गया था। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब बात करते हैं मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था। मंगल पांडे की अगर हम फांसी की बात करें, इसको फांसी कब हुआ था, ये 8 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल 1857 में फांसी हुआ था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है। नाना साहब का अगर हम बात करें, इनमें से कोई नाना साहब का वास्तविक नाम नहीं दिया गया है। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो नाना साहब की बात करें तो वास्तविक नाम क्या है, गोविंद धोंधू पंत। क्या था, गोविंद, हम लिख देते हैं गोविंद धोंधू पंत इसका वास्तविक नाम था नाना साहब का, ये याद रखना है। और इसको उपनाम किस उपनाम से जाना जाता था, नाना साहब को बालाजी विश्वनाथ यानी कि बालाजी बाजीराव के नाम से उपनाम से जाना जाता। किसके नाम से, बालाजी बाजीराव उपनाम से जाना जाता था, लेकिन वास्तविक नाम गोविंद धोंधू पंत था। अब वही बात करते हैं मंगल पांडे की बात करते, ये तो पता ही चल गया, मंगल पांडे अभी तुरंत पता है। 8 अप्रैल 1857 में मृत्यु हुआ था। ये 157 सेनानी था। रामचंद्र पांडु रंग जो है आत्मा रंग, यानी कि इसका पूरा नाम था तत्या टोपे का जो है वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, ये 75 नंबर ऑप्शन ही मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वही बात करें खूब लड़ी मर्दानी वाली, यह किसने लिखा था, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो कविता काफ़ी फेमस है, तो रानी लक्ष्मीबाई है, याद रखना है। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये खूब हम पढ़ाए हैं और रिवीजन भी कराए हैं बार बार। प से पटना, प से पीररी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनस की बात करें तो यह स्थित है कहाँ पे, ना दिल्ली में है ना कोलकाता में, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में, राइट आंसर बी हो जाएगा। विक्टोरिया टर्मिनस को वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। मुंबई और थाने के बीच चला था, थाने और मुंबई के बीच चला था। कितना, मुंबई के बीच चला था, मात्र 34 किलोमीटर चला था। ट्रायल के लिए चला गया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया गेट क्या था, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन फंसते हैं काफ़ी स्टूडेंट का। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पे पूछा है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछे तो 11 में शुरू हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि गेट आगे लग जाएगा इंडिया का आगे, तो हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका निर्माण 1911 में शुरू हुआ था और किस में ख़त्म हुआ था, 1924 में पूरा हुआ था, ये याद रखना। 1924 में, 11 में शुरू हुआ था, 1924 में पूरा हुआ था। और इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, यानी कि फिर से सुन लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे पूछा है सिर्फ इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण का बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1921 में शुरू हुआ था और पूरा कब हुआ था, 1931 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, ये याद रखना। और इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित, कहाँ पे, दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अगर वहीं बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि अब बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण बात करें तो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया अगर आ जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसका निर्माण की बात करें तो 1911 में शुरू हुआ है और 24 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ये कहाँ पे स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में, ये याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, ये याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया 11 में मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट 1921 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, यहाँ पे देखते हैं मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में है, ये याद रखना। अब बात करते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। गया था कब, 1893 ईस्वी में। कब गया था, 1893 में गया था और 21 साल बाद लौटा था। कब, 21 ईयर बाद लौटा था।
कब? 1915 में, ये याद रखना। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो इसको सही जवाब बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1919 में 3 आंदोलन हुआ था, ये याद रखना। 1919 में एक बात करें कौन कौन से आंदोलन था। एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, दूसरा रॉलेक्ट एक्ट हुआ था, रॉलेक्ट एक्ट हुआ था, और तीसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब जालियांवाला बाग हत्या, ये याद रखना। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दांडी किस राज्य में स्थित? दांडी गुजरात में स्थित है, ये याद रखना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। वहीं बात करते हैं 1942 में कौन सा आंदोलन था? तो 1942 में बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, स्वर्ण विज्ञान आंदोलन 1930 में, ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह नारा था बाल गंगाधर तिलक का। गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था, करो मरो। और गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और कौन कौन सा नारा दिया था? और दिया था नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गांधी जी ने 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर आया था? यानी कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे नील किसानों के समर्थन के लिए, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 में पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। दलितों के उत्थान के लिए हुआ था, दलितों के संबंध में, ये ध्यान रखना है। 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगर 1930 की अगर बात आता है तो इसका द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में किसने दिया था? ये ऑप्शन जो हम भी गलत कर चुके थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930 में की बात करें, द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। अगर वहीं बात करें तो 1940 में इसका काम था मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव रखा था, इसने रखा था। यानी कि 1940 में बात करें तो लाहौर अधिवेशन में क्या रखा था? द्विराष्ट्र के सिद्धांत के प्रस्ताव को रखा ही था, ठीक ना। लेकिन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था 1930 में? मोहम्मद इकबाल ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों तरह का क्वेश्चन हम बता दिए हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहे, कॉपी में नोट कर लेने हैं सबको कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। लॉर्ड इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? तो लॉर्ड इटली जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये 1945 से लेकर कब तक रहे थे? 1951 तक रहे थे। कब? 1951 तक, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो यह थे लियाकत अली। कब बना था? 1947 में बना था। 1947 में बना था, कब तक रहा था? 1951 तक रहा था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ था। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब वही बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी जगह। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं किसमें? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड सी राजगोपालाचारी, ये याद रखना। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि जनक पिता दोनों, कुछ भी पूछे तो ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा की बात करें तो यह दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ये याद रखना है। भगत सिंह ने सिर्फ एक ही नारा दिया था, इनकलाब, इनकलाब, ये याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा दिया था भगत सिंह ने, जिंदाबाद, ये याद रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली चलो और की बात करें तो जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से
हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। जहाँ पे भी डॉट लगे ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। अब चलते हैं हम अगले किसके, अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का मान जो है कितना अंक का है, तो ये 2 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन का मान 2 अंक का है, ये याद रखना है। इसी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये ध्यान से रखना है। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व का आंसर क्या लिखना है? जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। यानी कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। तो बात कर लें लिखना कैसे है? हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे लिखना है। पहला लिखना है हड़प्पा सभ्यता में नालियों पक्की ईंटों के बने थे। दूसरा क्या लिखना है? जल निकासी छोटे बड़े सभी शहरों में था। जल निकासी की व्यवस्था छोटे बड़े सभी शहरों में था, इस तरह लिखना है। और तीसरा लिखना है कि ये नालियाँ ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, पद्धति पर, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखे हैं। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बात करें तो इसका बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में था, ऐसे याद रखना है। कैसे लिखना है? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज था। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित था। यह हौज 11.88 मीटर लंबा और 11.88 कैसे लिखना है? 11.88 मीटर लंबा था, ठीक है ना, मीटर लिख देना है। और चौड़ा कितना था? चौड़ा था 7.04 मीटर चौड़ा था। और गहरा कितना था? 2.43 मीटर जो गहरा था, याद रखना, गहरा था। यही था कौन? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार। इतना ही लिख देना है बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब कहता है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम बताएं। किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम की अगर हम बात करें तो क्या था? तो इसको बात करते हैं, लिखना क्या है? तो लिखना है कि 2 गुप्तकालीन मंदिर इस प्रकार है। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा तोरसीकार गोवा का तिगवा का विष्णु मंदिर। और क्या लिखना था? भूमरा का शिव मंदिर। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये याद रखें। इतना ही 3 को लिखना है, उससे ज़्यादा 2 पूछ रहा है, 3 बता रहे हैं। अब बात करते हैं महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो महाजनपद के बारे में पूछा गया है। तो महाजनपद क्या लिखना था? इसमें लिखना है कि प्राचीन भारत में मौजूद 16 राज्यों का समूह था जो 6ठी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उभरे थे और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। इसी को क्या कहते हैं? 16 महाजनपद कहते हैं। और बिहार में 3 महाजनपद है, जिसमें कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम बताना है। हिंदू धर्म के 2 बड़े महाकाव्य कौन कौन से हैं? यानी कि धर्म के भी है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, रामायण और महाभारत। चाहे हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य पूछे या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे, तो दोनों का आंसर रामायण और महाभारत हो जाएगा। बात करते हैं सांची की स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। सांची के किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची लिखना है कैसे? आंसर लिखना है सांची के स्तूपों के पास कई मठ और मंदिर भी है। 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या लिखना है? सांची का स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाओं को बताता है। तीसरा लिखना है सांची के स्तूप जातक कथाओं को दर्शाता है। तीसरा क्या लिखना है? सांची के स्तूप को 1989 में, कब? 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में हम बात करें तो ये क्या कहता है? इसको लिखना था उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। उपनिषद कैसे लिखना था? उपनिषद एक उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था जिसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। क्या होता है? गुरु के पास बैठना होता है या समीप बैठना, ऐसे लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 गो जो है अष्टांगिक मार्ग थे, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण लिखें। जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण लिखें। तो जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण लिखना है। पहला लिखना था जैन धर्म में पुरुष महिला के बीच समानता। जैन धर्म में पुरुष महिला के बीच समानता थी। दूसरा लिखना है जैन धर्म में शिक्षाएं समान भाषा में दी गई थी। बाकी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? तो 11वां नंबर है दीन ए इलाही की बात करें तो दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1582 ईस्वी में शुरू की गई धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी। क्या लिखना है? फिर से बोलते हैं। दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू की गई धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी। इसका मतलब है ईश्वर का धर्म। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का धर्म। इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें तो क्या लिखना होता? अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। पहला था पोलज भूमि। क्या था? ये याद रखना क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला था पोलज, बड़ा हो जाता है, पोलज भूमि। पोलज भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज भूमि सालों भर खेती करने वाली भूमि होता था। दूसरा क्या होता था? परती भूमि। परती भूमि में क्या करना है? अंडरलाइन करके लिखना है। परती भूमि 1 या 2 साल के अंतराल पर खेती होती थी इसमें। और बात करते तीसरा क्या था? तीसरा था चाचर भूमि। ऐसे लिखना है। चाचर भूमि क्या होता था? 4 साल के अंतराल में एक बार खेती होती थी, ये याद रखना है। और बंजर भूमि था लास्ट, बंजर, आपको याद रखना है। बंजर भूमि क्या लिखना था? खेती के लायक नहीं था। इतना ही लिखना था और कुछ नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें 13 नंबर की, तो अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण यानी कि हो गया। 13 में ताजमहल किसने और कब बनाया था? ताजमहल को शाहजहां ने बनाया। सबको पता है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। कब बनाया था? 1632 में इसको स्टार्ट किया गया था बनाना। 1632 में स्टार्ट किया गया और 52 में पूरा हो गया था, यानी कि 20 साल लगे थे इसको पूरा करने में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मुगल दरबार में झरोखा दर्शन का क्या था? मुगल दरबार में झरोखा दर्शन की बात करते हैं, क्या था? तो इसका आंसर क्या लिखना है? मुगल दरबार में झरोखा दर्शन किलों और महलों की बालकनी कैसे लिखना है? बालकनी, जो हम लोग बालकनी छोड़ते हैं मकान बनाते समय, बालकनी से जनता को संबोधित करने का एक तरीका था। क्या लिखना है? मुगल दरबार में झरोखा दर्शन किलों और महलों की बालकनी से जनता को संबोधित करने का एक तरीका था, जिसको अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इतना ही लिखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। महानबी का डिब्बा के बारे में क्या जानते हैं? महानबी की डिब्बा के बारे में लिखना था। महानबी का डिब्बा कर्नाटक के हम्पी में स्थित एक प्राचीन हिंदू स्मारक है। इसे दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है। यह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी के जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। इतना ही लिखना था। अब बात करते हैं गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम के बारे में बात करें तो गोपुरम हिंदू मंदिरों का प्रमुख प्रवेश द्वार होता है। यह एक विशाल अलंकृत पिरामिड नुमा टावर होता है। यह मंदिरों की शोभा को बढ़ाता है। बस इतना लिखना था। मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दें। मेगास्थनीज के बारे में अगर हम बात करें, यह एक यूनानी इतिहासकार, राजनयिक खोजकर्ता और नृवंश विज्ञानी था। यानी कि नृवंश विज्ञानी था, इसे लिखना था। नृवंश विज्ञानी था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तीसरी शताब्दी में भारत आया था। इतना ही लिखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद को समझाएं, इसे लिखना होता। इसका लिखना क्या था? 18 नंबर का। जब कोई विदेशी शक्ति किसी देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक,
कोमा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण रखती है, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अब कहता है अस्थायी बंदोबस्त की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। अस्थायी बंदोबस्त की दो विशेषता निम्नलिखित है। क्या लिखना था? अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया। दूसरा लिखना था अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को जमीन पर वंशानुगत अधिकार दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को जमीन बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया था। यानी 4 पॉइंट बोले, फिर से बोल देते हैं। पहला क्या लिखना है? अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया। दूसरा, जमींदारों को जमीन पर वंशानुगत अधिकार दिया गया। तीसरा, जमींदारों को जमीन बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। चौथा, जमींदारों को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं झूम की खेती को समझाएं। झूम की खेती क्या करना है? झूम की खेती पहाड़ी ढलानों पर आदिवासी जनजातियों द्वारा जंगलों की कटाई कर प्रत्येक 2 साल यानी कि 2 साल के लिए अस्थायी रूप से किए जाते हैं और फिर वह जगह को बदल देते हैं। उसी को झूमिंग कृषि या सोपान कृषि कहते हैं। याद रखना, सोपान कृषि। ये खास करके नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ी राज्यों में ही किया जाता है, उत्तराखंड आदि में। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं 1857 क्रांति की तत्कालिक कारण को स्पष्ट करें। 1857 क्रांति के तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण था क्या? पहला लिखना है तत्कालिक कारण निम्नलिखित था, ऐसे लिख देना। पहला लिखना है चर्बी युक्त एनफील्ड राइफल का प्रयोग, चर्बी युक्त एनफील्ड राइफल का प्रयोग। दूसरा, कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी भरी रहती थी। तीसरा लिखना होता गाय को हिंदू धर्म में देवी माना जाता है इसलिए क्रोधित थे। यही 3 कारण लिखना है। अब बात करते हैं, 2 पूछा गया है, दो ही लिखना है, 3 हम बता दिए। अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर कौन था। बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे और उर्दू के जाने माने शायर भी थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था, ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट की, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेताओं के नाम लिखें। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेता का नाम इस प्रकार है। पहला लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, अनुग्रह नारायण सिंह। तीसरा, आचार्य कृपलानी। चौथा, ब्रिज किशोर। और 5वां लिखना है महादेव देसाई। ऐसे 5-6 नेता, बहुत सारे नेता थे कई, लेकिन 6 गो का नाम हम बता दिए। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताना है। क्या क्या था स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के? प्रथम कारण है नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार। दूसरा क्या लिखना है? भारत का अपना संविधान बनाने की कोशिश। तीसरा लिखना है अफीम की खेती करना मजबूरी। तीसरा लिखना था चौथा, नील की खेती करना मजबूरी। ये याद रखना, ये 4 पॉइंट हम बता दिए, बाकी आप जो याद करना है कर लेना है बस। अब बात करते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत का संविधान जो है 1950 को क्यों लागू किया गया था, तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है क्योंकि भारत का संविधान 1950 को इसलिए लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि उन्हें डर था कि आज़ाद भारत में हिंदुओं का वर्चस्व होगा, यानी कि हिंदुओं का वर्चस्व होगा। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को आगे रखा था, इसीलिए, ठीक है ना। इसी के डर से क्या लिखना था? आंसर लिखना है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की सॉरी ये 27 नंबर नहीं हुआ है, तो पहले नंबर क्या करते हैं, इसको छोड़ के 27 नंबर करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों रखी थी? तो लिखना है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग इसलिए रखी गई थी क्योंकि उन्हें डर था कि आज़ाद भारत में हिंदुओं का वर्चस्व होगा। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को आगे रखा था। इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं 28 की, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो, इसको क्या लिखना है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। तो इसको लिखना था कैसे? तो इसको लिखना है कि भारत का संविधान
1950 को इसलिए लागू किया गया था। यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी की घोषणा की थी। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यानी कि भारत का संविधान लागू कर दिया गया ताकि इसको याद रख सके। वही बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि भारत की संविधान की 2 विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या लिखना है, तो 29 नंबर लिखना है भारत के संविधान की 2 विशेषताएं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। दूसरा लिखना था भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है और भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। ये भी लिख देना। भारत का संविधान राज्यों का संघ है, तीसरा लिख देना है। बस यही 3 को लिखना है। क्या क्या लिखना है, पहला लिखना है भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। दूसरा लिखना है भारत का संविधान सभी धर्मों को समान सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करता है। तीसरा लिखना है भारतीय संविधान क्या लिखना है, राज्यों का संघ है, ये लिखना है। और 30 नंबर यानी कि अंतिम क्वेश्चन लिखना बता रहे हैं, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था ताकि भारत के प्रभावी संविधान का निर्माण कर सके और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप सके। इसीलिए 1946 में भारत कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैसे लिखना है कि भारत कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था क्योंकि भारत के प्रभावी संविधान का निर्माण करने और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपने के उद्देश्य से वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। यही लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस यानी कि डिस्कस हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।